यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर जो हमारा यूनिट नंबर 7 है, दैट इज फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके एमसीक्यूज को। तो प्रीवियस ईयर के अंदर जो पेपर हुआ आपका मतलब 2022 में जो हमारे 3 एग्जाम हुए थे, तो उनके अंदर अपना यूनिट नंबर 7 दैट इज फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो उठ के आए थे, ठीक है, तो उनको आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे। ओवरऑल मिला के 25 क्वेश्चन जो है वो इसमें से आए थे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से, तो उसको हम आज के वीडियो में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके जी, अब इसको मैं शुरू करूं इससे पहले हमने ना जो लास्ट हमने वीडियो बनाया था एमसीक्यूज का, उसमें हमने लीगल एस्पेक्ट के एमसीक्यूज को जो है वो कवर किया था। जो अपना लीगल एस्पेक्ट है, ये देखो, ये अपना था लीगल एस्पेक्ट के एमसीक्यूज। इसमें 21 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने मतलब 21 क्वेश्चन थे, तो इसमें 20 तो हमने क्लासरूम के अंदर ही जो कवर कर लिया था, एक मैंने आपको जो है वो होमवर्क दिया था। और क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टैक्स कैटेगरी अंडर द जीएसटी, कि जीएसटी के अंदर जो है वो कौन कौन से मतलब टैक्स रेट जो है, तो 5 तरह के 5 रेट्स वहां पे जो है वो अवेलेबल है। ओके, तो यहां पे आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टैक्स कैटेगरी अंडर जीएसटी, तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर दैट इज द सी बोल तो ACE, मतलब 5%, 12% और 28%, 5%, 12% और 28%, ठीक है ना। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो बहुत सारे बच्चों ने जो है करेक्ट आंसर भी दिया था इसका, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने जो इसका आंसर दिया एकदम सही था। तो 21 नंबर का जो आपका आंसर, इसको देख लीजिएगा, वो है आपका 3rd। ओके जी, चलो अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो है ये, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैरामीटर इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, इनमें से कौन सा पैरामीटर किसका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इन इंडिया। देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है पहले ये बताओ। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब जो है वो ये होता है, जब हम फाइनेंशियल सर्विसेज को जो है अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर, ध्यान देना, फाइनेंशियल सर्विसेज को अफोर्डेबल प्राइसेस पे जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है या ऐसे दूर दराज के एरिया जहां पे पहले बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, वहां पे अगर हम फाइनेंशियल या बैंकिंग सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब ये है कि जो अनबैंक्ड एरियाज हैं, जहां पे बेसिकली बैंकिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है, जहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बोलबाला नहीं है, वो लोग जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, उन लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज को या उन लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज को क्या करना, पहुंचाना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अपने इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर जो है एक रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है, जो करता है कौन, आरबीआई। कौन करता है, आरबीआई। तो आरबीआई जो है वो एफआई इंडेक्स के ऊपर जो है वो रिपोर्ट जो जारी करता है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली जो रिपोर्ट है, थोड़ा इसके बारे में बता दूं, ये इंडेक्स आरबीआई ने जो है वो स्टार्ट किया कब, 2021 में, ठीक है, विदाउट एनी बेस ईयर, और इसको जो है पब्लिश करता है हर जुलाई में। तो हर साल जुलाई के अंदर जो है इसका डेटा जो है वो क्या किया जाएगा, पब्लिश। अब ये जो आपका इंडेक्स है ना, मतलब आरबीआई का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, इस इंडेक्स के अंदर बेसिकली 3 पैरामीटर है। एक पैरामीटर है असेस, एक है यूसेज और एक है क्वालिटी। एक है असेस, एक है यूसेज और एक कौन सा, क्वालिटी। वैसे मैंने अपना जो टेलीग्राम के ऊपर अपना पेड ग्रुप है और जो अपना जनरल कॉमन ग्रुप है, उन दोनों के अंदर जो है इसके बारे में डाल भी दिया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में। एक बार आप वहां पे जाकर देख लीजिएगा। तो पहली बात तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, इसके कितने ब्रॉड पैरामीटर्स है, 3 ब्रॉड पैरामीटर्स है। एक है आपका असेस, एक यूसेज और एक क्वालिटी। तीनों का क्या क्या वेटेज है, तो आपका 0 से लेकर 100 तक का एक इंडेक्स बनेगा। उसमें तीनों का जो वेटेज है वो है असेस का 35%, यूसेज का 45% और क्वालिटी का 20%। ओके, अब इंडिया जो है ना, इंडिया का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो अब क्या हुआ है, इंप्रूव है। क्योंकि जो नए नए बैंक्स हैं, तो आरबीआई ने उनको बोल रखा है कि आपको अगर लाइसेंस किए तो हम आपको लाइसेंस दे देंगे, लेकिन आपको एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि आपको जितनी भी आप ब्रांचेस पूरे इंडिया के अंदर ओपन करने वाले हैं, उसका 25% ब्रांचेस है वो आपको खोलना पड़ेगा। कहां पे, अनबैंक्ड रूरल एरिया में। तो अगर जो डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अगर वहां पे भी बैंकिंग सर्विसेज जाएगा, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो अभी जो है अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो क्या हुआ, इंप्रूव हुआ है। 53.9 से बढ़ के जो है वो 56.4 हो गया है। ओके जी, ये जो इंडेक्स है ये स्टार्ट हुआ था 2021 से, ठीक है, विदाउट एनी बेस ईयर। और ये हर साल जो है इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का डेटा जो है पब्लिश किया जाएगा कब, जुलाई में। इसके अंदर टोटल मिला के 97 जो है वो क्या है, इंडिकेटर है। ओके, ये कैप्चर करता है इंफॉर्मेशन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन ए सिंगल वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 से लेकर 100। 0 का मतलब जो है टोटली फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, 0 का मतलब क्या है, कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। मतलब ये है कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है या रूरल एरिया में बिल्कुल भी बैंकिंग ब्रांच नहीं है। और 100 अगर हो जाएगा तो ये इंडिकेट करेगा फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका मतलब हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर जो है वो क्या है, बैंकिंग ब्रांच, बैंक्स की जो ब्रांचेस हैं वो क्या है, अवेलेबल है, और फाइनेंशियल सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड की जा रही है। ओके, तो अगर बात करते हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहे हैं, देखो, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैरामीटर, इनमें से कौन सा पैरामीटर है किसका, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का, तो वो कितने हैं, 3। असेस, यूसेज, क्वालिटी। तो बोल दो
एक तो है आपका कौन सा, अफोर्डेबिलिटी है क्या, नो। अवेलेबिलिटी यूसेज है, यस। ईज टू वेस्ट है, यस। ट्रांसपेरेंसी है क्या, नो। क्वालिटी है, यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी सी एंड ई। बी सी ई बोले तो 4। चलिए आगे अगला क्वेश्चन बोलता है शेयर कैपिटल ऑफ द आरआरबी, जो रीजनल रूरल बैंक है अपने इंडिया के अंदर 1975 के अंदर जो स्टार्ट हुआ, पहला जो आरआरबी था वो था प्रथम बैंक। कल हमने रिवीजन वीडियो भी जो है किया था, उसके अंदर भी इसको पढ़ा था। तो बोलता है जो शेयर कैपिटल आरआरबी का उसको सब्सक्राइब करती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी और स्पॉन्सर बैंक की, किस रेशियो के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका 50% रेशियो रहेगा, जो टोटल ओवरऑल कैपिटल रहेगा उस ब्रांच का, उस बैंक का, तो उसका 50% जो है वो कौन होल्ड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। 15% स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट के अंदर आरआरबी को ओपन किया जा रहा है, और 35% कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा जो स्पॉन्सर्ड बैंक है, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेशियो रहने वाला है वो कितना, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा 50, स्टेट का 15, स्पॉन्सर बैंक का 35। तो आंसर जो बनेगा सेकंड का, डेट इज सेकंड। चलो जी आगे थर्ड, आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ध्यान देना आरबीआई का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है उसके अंदर एक पैरामीटर है क्वालिटी। 3 पैरामीटर थे, उसमें एक पैरामीटर है क्या, क्वालिटी पैरामीटर। वो कैप्चर करता है इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग, वो कैप्चर करता है इंफॉर्मेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर बात करूंगा मैं किसका, क्वालिटी का, तो क्वालिटी पैरामीटर जो है वो बात करते हैं किसके बारे में, क्वालिटी पैरामीटर बात करता है फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, कि लोगों को जो है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की नॉलेज है भी या नहीं है। जो आपका क्वालिटी पैरामीटर वो बात करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। जो क्वालिटी पैरामीटर है वो बात करता है इनइक्वालिटी एंड डेफिशिएंसी इन सर्विसेज के बारे में। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए बी एंड ई। ए बी ई बोल तो फोर्थ ऑप्शन। तो थर्ड का जो बनेगा वो क्या, 4। इसके बारे में थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिए, हालांकि इसका भी डेटा मैंने जो है वो डाल दिया है अपना। चलो आगे, एक मिनट रुकना। देख लो एक बार क्वेश्चन को दोबारा। आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, एफआई इंडेक्स जो है वो, उसमें क्वालिटी पैरामीटर जो है 3 पैरामीटर है जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैंने पढ़ाया, असेस, यूसेज एंड क्वालिटी। तो क्वालिटी पैरामीटर जो है वो किसकी बात कर रहे हैं, ये तो क्वालिटी के अंदर आएगा फाइनेंशियल लिटरेसी, एक तो कि लोगों को जो है वो नॉलेज है या नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन आएगा, ईज ऑफ असेस और अवेलेबिलिटी, ये दोनों नहीं है क्योंकि ये तो अलग से पैरामीटर दे रखे, ठीक है ना। इनइक्वालिटी आएगा एंड डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी एंड ई। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 4, बोलता है इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, बोलता है लाइफ इंश्योरेंस के केस में द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द पर्सन इंश्योर्ड एट द टाइम व्हेन द इवेंट हैपेंड। लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर ध्यान देना, अगर आप किसी पर्सन का जो है वो जीवन बीमा करवाते हैं तो बोलता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए इन द पर्सन में इंश्योर्ड एट द टाइम व्हेन द इवेंट हैपन। जब इवेंट हैपन होता है उस टाइम होना चाहिए, जिस टाइम पे आपने जो है वो पॉलिसी लिया उस टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। आप जिसका भी पॉलिसी लेते हैं बेसिकली, तो आपको पहले बताना तो पड़ेगा ना कि वो पॉलिसी है किसकी, ना कि जब इवेंट हैपन हो गया तब आप बताएंगे, ठीक है ना। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो किस टाइम पे होना चाहिए, जिस टाइम पे आपने क्या लिया, पॉलिसी टेकन, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी क्या है, गलत है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है इन द केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, अगर आप जो है वो क्या करते हो, फायर इंश्योरेंस करवा लेते हो तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए इन द ऑब्जेक्ट इंश्योर्ड एट द टाइम व्हेन द पॉलिसी इज टेकन, जब पॉलिसी लिया उस टाइम भी और जब इवेंट हैपन हो गया उस टाइम भी, मतलब दोनों टाइम पे जो है आप उस सामान के जो है वो क्या मालिक है। जब आपने अगर किसी अपनी प्रॉपर्टी का, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास में ये फोन है, ओके, और मैंने अगर मान लो मेरे आईफोन का जो है वो क्या करवा लिया, इसका फायर इंश्योरेंस करवा लिया, तो जब मैं फायर इंश्योरेंस करवाऊंगा तो मेरा जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो प्रेजेंट होना चाहिए किस टाइम पे, दोनों वक्त पे प्रेजेंट होना चाहिए। दोनों वक्त का मतलब जिस टाइम में इसका इंश्योरेंस करवा रहा हूं उस टाइम पे भी, और दूसरा जो है वो क्या, अगर ये कल को मेरे इस आईफोन के अंदर जो है वो क्या हो गया, आग लग गई मान लीजिए, तो उस टाइम पे भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। दोनों टाइम पे, एट द टाइम ऑफ पॉलिसी टेकन एंड एट द टाइम ऑफ, बोलो, एट द टाइम ऑफ पॉलिसी, उस टाइम भी होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसका बीमा करा रहा हूं भाई, पहले पता तो हो कि ये मेरा भी है या नहीं है, तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, और दूसरा जिस टाइम पे अगर इवेंट हैपन हो गया, कुछ हो ना इसको वैसे, अगर लेकिन हो गया तो उस टाइम पे भी मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, बोल तो मैं ही इसका मालिक होना चाहिए। ओके जी, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी जो है वो गलत है, सेकंड आपकी ट्रू है, तो बोल दो 4। चलो जी आगे, सेबी ने स्किन इन द गेम रूल जो है वो निकाला, स्किन इन द गेम इज एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। तो ये जो रूल है ये निकाला है बेसिकली, पहले बता दूं मैं इसको, ये रूल निकाला था म्यूचुअल फंड्स के लिए, और इसमें क्या है, इसमें ये बोल दिया जो भी म्यूचुअल फंड्स के एम्प्लॉइज है उनको बोला गया कि आप एक काम कीजिए। सबसे पहले तो ये म्यूचुअल फंड क्या होता है पहले ये बताओ, पूलिंग होती है बेसिकली। आपने पैसा जोड़ा, मैंने तो जोड़ा, ए ने जोड़ा, बी ने जोड़ा, सारे मिलकर के जो है पैसा एक जगह पे क्या करेंगे, पूल करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और उस पैसे को फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करने का काम करेंगे। यही तो म्यूचुअल फंड होता है। यस, अब म्यूचुअल फंड के अंदर जो है वो कौन सा रूल आपका, एक
ना चीज बनाई जिसके अंदर, जिसको बोलते हैं स्किन इन द गेम। और इस रूल के अंदर जो है वो सेबी ने ये बोलते हैं म्यूचुअल फंड, देखो म्यूचुअल फंड के ऊपर सेबी की रेगुलेशन चलती है, सेबी रेगुलेशन 1996, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड के लिए सेबी ने एक जो रूल बनाया स्किन इन द गेम, इसमें ये बोल दिया जो भी बैंक के, जो भी म्यूचुअल फंड के एम्प्लॉइज होंगे वो भी अपनी टोटल सैलरी का कुछ पोर्शन जो है वो क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्किन इन द गेम। मैंने यहां पे कुछ लिखा भी हुआ है, देखो लिखा क्या हुआ है, एम्प्लॉइज को सैलरी का एक पोर्शन इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन दी, किसमें, म्यूचुअल फंड में। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने और लिख दिया, एक बार थोड़ा देख लीजिए। बोलते हैं सेबी ने रिसेंटली जो है वो अनाउंस किया स्किन इन द गेम रूल्स को, जो इफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2021 से। द मार्केट रेगुलेटरी बॉडी फंडेड 1992 रेगुलेट द, ये जो सेबी है उसको रजिस्टर्ड, सेबी 1988 में बन गया था लेकिन सेबी को रजिस्टर्ड किया, उसका एक्ट जो बना 1992 में। ये रेगुलेट करता है इंडियन कैपिटल मार्केट को एंड प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर इंटरेस्ट को बाय एनफोर्सिंग स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। फर्दर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लीगल बॉडी है, दैट एंश्योर दैट द मार्केट वर्क सिस्टमेटिकली, जो ये एंश्योर करता है कि जो अपना मार्केट है, कैपिटल मार्केट जो है वो सिस्टमेटिकली जो है वो क्या करे, वर्क करे, प्रोवाइडिंग ए ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट फॉर द इन्वेस्टर। ओके, अब स्किन इन द गेम रूल जो है वो क्या बोलते हैं, स्किन इन द गेम जो ये टर्म है ये डिराइव हुआ डर्बी रेसिंग से एंड इज यूज्ड एज ए न्यू रूल। ओके, अब है कि इसमें ए फ्रेश सेट ऑफ नॉर्म इशू बाय द सेबी अप्लाई टू द जूनियर एम्प्लॉय एंड विल बी इंप्लीमेंट इन ए फेज मैनर। तो सेबी ने जो है वो जूनियर एम्प्लॉय और सीनियर एम्प्लॉय सबके लिए कर दिया। अब जूनियर एम्प्लॉय कौन है, पहले तो ये जूनियर एम्प्लॉय वो है जिसकी एज जो है वो 35 साल से क्या है, कम है, एंड वो किसी भी डिपार्टमेंट का जो है वो हेड नहीं है। ओके, अब उनके लिए क्या बोला कि वो लोग जो जूनियर एम्प्लॉय है उनको अपनी टोटल सैलरी का जो है वो कम से कम 10% जो है वो क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, किसमें, म्यूचुअल फंड में। दे मस्ट इन्वेस्ट 10% ऑफ देयर कंपनसेशन इन द यूनिट ऑफ देयर म्यूचुअल फंड स्कीम इन फर्स्ट ईयर, पहले साल 10%, उसके बाद 15% सेकंड ईयर में, एंड फ्रॉम अक्टूबर 2023 से एम्प्लॉय जो है वो हर साल अपनी टोटल सैलरी का 20% जो है वो क्या करेंगे, अपना इन्वेस्ट करेंगे, किसमें, म्यूचुअल फंड में। वही अगर बात करते हैं की एम्प्लॉय का, जो बड़े बड़े एम्प्लॉइज है ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनके लिए जो म्यूचुअल फंड के जो बड़े एम्प्लॉय है उनको बोल दिया कि आप अपने जो भी आपका टोटल कंपनसेशन आपको मिलने वाला है म्यूचुअल फंड से, उसका 20% जो है वो आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसका जो वो है इन्वेस्टमेंट जो है टोटल अमाउंट वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक नई स्कीम जो है वो सेबी ने जो है वो जारी करी, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलते हैं, बोलो सर, उसको बोलते हैं स्किन इन द गेम। तो आंसर जो बनेगा रेडी सा, म्यूचुअल फंड। आगे अगला क्वेश्चन है विच ऑन द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफर। आरटीजीएस हो गया, नेफ्ट हो गया, ये दोनों को हम यूज करते किसके लिए, डोमेस्टिकली। अगर आप जो है वो डोमेस्टिकली जो है पैसा क्या करो, एक जगह से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करें तो आप यूज करते हो या तो आरटीजीएस को, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, या फिर करोगे किसको, नेफ्ट को। ठीक है, अगर आप एब्रोड में अगर आपने कोई पैसा पूसा भेजना है या एब्रोड से कोई पैसा आप रिसीव करें तो वहां पे आप लोग एक नए सिस्टम को यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्विफ्ट। क्या बोलेंगे, स्विफ्ट। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म जो है वो क्या, सोसाइटी, इट इज ए सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एंड में ऑल्सो, और इसको सीआईसी कोड भी बोला जाता है। सीआईसी कोड जो वो हर कंट्री का एक आइडेंटिफायर कोड होता है जिसको बोलते हैं कंट्री आइडेंटिफायर कोड। तो अगर आपको जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी मनी को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो आप वहां पे यूज करते हैं मैकेनिज्म को जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्विफ्ट। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक असर्शन एक रीजनिंग है। पहला असर्शन के अंदर जो है वो क्या बोला गया, देखो बोलता है बाय स्विचिंग टू द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, अगर आप जो है वो स्विच करते हो किसमें, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड में, तो इन्वेस्टर एक्वायर करेगा एक एसेट को जिसका प्राइस फ्लक्चुएट करेगा अगर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, वेरी होगा। बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट बॉन्ड, देखो बॉन्ड के ऊपर आपको जो है वो क्या, बॉन्ड या डिवेंचर हो, दोनों के ऊपर क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट। और अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या करेगा, वेरी करता है, तो क्या आपका बॉन्ड का जो वैल्यूएशन है वो भी आपकी कम ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी। तो असर्शन एकदम क्या करेक्ट है। रीजन बोल रहे हैं बॉन्ड का प्राइस गिर जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा एंड राइज हो जाएगा जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा। ये बात एकदम क्या है, सही है। अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, तो ज्यादा रेट से डिस्काउंट करना पड़ेगा जिससे बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हम कम रेट से डिस्काउंट करेंगे जिससे बॉन्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा। दोनों बातें एकदम क्या करेक्ट है और रीजन करेक्टली सच्चों का एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्चुअल में ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा उस तरीके डिस्काउंटिंग वाली बात जो है वो की जा रही है, थोड़ा देख लेना। आगे बढ़िएगा, बैंकर सेल, अगर बैंक जो है वो क्या करता है, सेल करता है मॉर्गेज पोर्टफोलियो को, आप मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिक्योरिटाइजेशन। क्या बोलते हैं, सिक्योरिटाइजेशन, जिसके अंदर हम पे इन रिसिप्ट जो है वो बनाते हैं, तो वो पे इन स्लिप और ये सब बनता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिक्योरिटाइजेशन। सिंपल से है। तो आगे, द बैंक वेयर इन मेजॉरिटी ऑफ डिपॉजिटर आर नॉन रेजिडेंट, एक ऐसा बैंक जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ डिपॉजिटर जो है वो कौन है, नॉन रेजिडेंट, हमारे देश के निवासी नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्या, उस बैंकिंग यूनिट को बोलेंगे हम लोग क्या, ऑफशोर बैंक। क्या बोलेंगे, ऑफशोर बैंक।
चलो जी आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी रिजर्व? सेकेंडरी रिजर्व में क्या है? देखो बैंक जो है वो कभी भी बैंक के पास जो भी टोटल अमाउंट उसके पास में रिसीव हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एनडीटीएल। क्या बोलते हैं? एनडीटीएल, नेट डिमांडेड टर्म लायबिलिटी। यस, इस एनडीटीएल का उसको एक पोर्शन अपने पास में जो है वो क्या करना पड़ता है, रिजर्व, ध्यान रखना, रिजर्व रेशियो के तौर पे जो है वो रखना पड़ता है। ओके, अब बैंक जो है वो एक पोर्शन तो आरबीआई के पास में जमा करके आएगा इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर और एक पोर्शन अपने पास में रखेगा इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर। अब ये बोलते हैं इनमें से कौन सा एग्जांपल है सेकेंडरी रिजर्व का? प्राइमरी रिजर्व में कौन कौन सा आएगा जो आपको अपने पास में मेंटेन करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एसएल, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के तौर पे, तो वो है प्राइमरी में। उसके अलावा जो होते हैं वो है आपके सेकेंडरी में। मैंने यहां पे लिखा भी है, बैंक कांट लेंड आउट ऑल द डिपॉजिट्स दे कलेक्ट, मतलब जो भी उसने पैसा इकट्ठा किया उसको जो है वो आगे उधार पे सारा का सारा पैसा नहीं दे सकता। देयरफॉर दे कीप प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिजर्व, तो उसको प्राइमरी और सेकेंडरी रिजर्व जो है मेंटेन करना पड़ेगा। प्राइमरी में क्या क्या आएगा? प्राइमरी में आता है जैसे कैश, डिपॉजिट ड्यू फ्रॉम अदर बैंक, रिजर्व रिक्वायर्ड बाय द फेडरल रिजर्व, ये सब हो गया। मतलब ये बेसिकली रिजर्व रिक्वायर्ड बाय फेडरल रिजर्व के अंदर क्या आ गया, जो आरबीआई के पास में आपको जमा करके आना पड़ता है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर। ठीक है, ये सब हो गया। तो ये सब है पार्ट किसका, प्राइमरी रिजर्व का। और सेकेंडरी रिजर्व में क्या आएगा, कोई भी सिक्योरिटीज जो बैंक ने क्या किया, परचेज किया, विच में भी सोल्ड टू मीट शॉर्ट टर्म कैश नीड, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेकेंडरी रिजर्व। ओके जी, तो ये देख लो एक बार यहां पे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी रिजर्व। सेकेंडरी रिजर्व का एग्जांपल क्या, पहला कैश इन हैंड प्राइमरी रिजर्व है, बैलेंस विद द आरबीआई, आरबीआई के पास में सीआरआर का पैसा जो आपका पड़ा है वो भी प्राइमरी रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट सिक्योरिटी में फॉर एसएलआर के लिए ये भी क्या है, प्राइमरी रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल पेपर ये क्या है, सेकेंडरी। तो आंसर जो आएगा वो क्या बनेगा, थर्ड। चलो भाई आगे, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बेसल फ्रेमवर्क, ध्यान देना, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बेसल फ्रेमवर्क प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टिसिपेशन बाय बैंक इन सिस्टम वाइड क्रेडिट बूम्स विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग देयर लॉस इन द क्रेडिट बर्स्ट। तो ये कौन सा है, ये है जी आपका काउंटर साइकिल कैपिटल बफर। तो ये आपको जो है आप इसके अंदर, मतलब ये बेसल फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि बैंक जो है वो इसके अंदर एंगेज नहीं होगा। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is false with respect to interest rate structure? किसके बारे में, इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर इन द इंडियन मनी मार्केट। तो इंडियन मनी मार्केट की यहां पे बात की जा रही है। अब देखो इंडियन मनी मार्केट में सबसे बड़ा जो रेट चलता है वो होता है आपका कॉल मनी रेट, जिसको हम लोग जो है ब्रोकर लोन रेट भी बोलते हैं। तो ये इंडिविजुअल कस्टमर के लिए नहीं होता, ये जैसे अगर आपने सेंट्रल बैंक से अगर लोन ले लिया, ठीक है, मतलब किसी बैंक ने ले लिया या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अगर सेंट्रल बैंक से लोन लिया, तो बैंक वाला उससे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, कॉल रेट, कॉल मनी रेट, या उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंकर लोन रेट। ओके, तो कॉल मनी रेट इज द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है। ये क्या होता है, ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जो बैंक चार्ज करता है ब्रोकर से हु आर बोरोविंग द मनी टू फंड द लोन मार्जिन। ठीक है ना जी। अब इसके बारे में कुछ एक बातें हैं, एक बार देख लो। बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। पहला, टाइट लिक्विडिटी पोजीशन विल इंक्रीज द कॉल रेट। अगर लिक्विडिटी पोजीशन क्या रहेगी, बहुत ही टाइट रहेगी, लिक्विडिटी है ही नहीं, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। और उस केस में क्या होगा कि जो महंगे रेट पर, मतलब अगर पैसे ही नहीं है तो फिर क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, तो बट नेचुरली इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा। वाई एक्सेस लिक्विडिटी एंड विल फेयरली लो द एंड स्टेबल द रेट। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। तो ये तो आपको पता ना फॉल्स कौन सा है, तो ये तो क्या है, करेक्ट है। दूसरा, इफ द लिक्विडिटी क्रंच ऑफ द बैंक इज पास ऑन द सिस्टम इट मे लेड टू हाई वोलेटिलिटी इन द कॉल रेट। अगर लिक्विडिटी क्रंच आ गया तो उससे जो है वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी कॉल रेट में। बात एकदम क्या है, करेक्ट है। कॉल रेट अंडर द नॉर्मल लिक्विडिटी कंडीशन आर द कैप रेट फॉर द टर्म मनी मार्केट। ये बात एकदम क्या है, गलत है। क्यों, ये बोलते हैं कि कॉल रेट जो है अंडर द नॉर्मल लिक्विडिटी कंडीशन आर द कैप रेट होते हैं फॉर द टर्म मनी मार्केट। वो कैप रेट होता है क्या, नहीं, बैंक रेट को हम जो है वो जनरली लेकर चलते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, थर्ड, 12 का थर्ड। तो ये जो है वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। ये क्या है, बोलता है कॉल रेट अंडर द नॉर्मल लिक्विडिटी कंडीशन आर द कैप रेट, मतलब ये जो है अपर लिमिट होता है फॉर द टर्म मनी मार्केट के लिए, नहीं, वो होता है बैंक रेट आपका। चलिए आगे, नेक्स्ट, इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस इन द शिप। अगर मान लो आपने जो है वो मरीन का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अगर सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या है, शिप है, गुड्स भी हो सकता है, शिप भी, तो शिप है तो उसको बोलते हैं हल इंश्योरेंस। क्या बोलेंगे, हल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ वारंटी। अगर वारंटी के केस में बायर जो है उसको क्या मिलता है, तो वारंटी के केस में बायर जो है वो ओनली डैमेज की जो है वो डिमांड कर सकते हैं, देन क्लेम डैमेज ओनली। आगे, वाई डू सेंट्रल बैंक इंटरवेन टू अफेक्ट द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट देखो, वाई डू, क्यों ऐसा क्यों होता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरवेन करता है, सेंट्रल बैंक जो इंटरफेयर करता है क्या करने में, अफेक्ट करने में एक्सचेंज रेट को। तो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहला मतलब सेंट्रल बैंक क्यों जो है वो क्या करता है, बीच में इंटरफेयर करता है। तो पहला ऑप्शन जो है वो क्या, टू इन्फ्लुएंस द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बताया, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को क्या करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए। अगर सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करेगा,
इंटरफेयर करेगा, ठीक है, अगर सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, तो उसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, आपका चेंज होगा, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर आपका बढ़ेगा तो आप ज्यादा पोर्शन जो है वो क्या करते हो, बाहर एक्सपोर्ट करोगे, जिससे इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो पहला आपका सही है। टू इन्फ्लुएंस द ट्रेड फ्लो, सेंट्रल बैंक अगर बीच में क्या करेगा, इंटरवेन करेगा। अगर आपका ट्रेड फ्लो जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ट्रेड फ्लो का मतलब ये है, पहले आप इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम। अब अगर सेंट्रल बैंक की मदद से आप इंपोर्ट जो है कम करो, एक्सपोर्ट ज्यादा करो, तो उस केस के अंदर भी जो है वो क्या होगा, आपका एक्सचेंज रेट चेंज होगा। ये भी सही है। इन्फ्लुएंस द डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, अगर क्या डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट का जो है वो आपका एक्सचेंज रेट से कोई लेना देना है क्या, नहीं सर। टू इंजेक्ट द लिक्विडिटी इन डोमेस्टिक मार्केट, अगर डोमेस्टिक मार्केट में आप लिक्विडिटी जो है वो क्या करोगे, इंजेक्ट करोगे, इसका कोई लेना देना है क्या, नो। टू स्मूथन द फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट, अगर एक्सचेंज रेट में कोई भी क्या होगा, फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है, मतलब रूपी के कंपैरिजन में अगर डॉलर जो है, या डॉलर के कंपैरिजन में रूपी जो है सस्ता है, महंगा हो रहा है, तो उस केस के अंदर अगर उसको अपने क्या करना, स्मूथ करना है, ठीक है, फ्लक्चुएशन जो है इसको क्या करना, स्मूथ करना है, तो सेंट्रल बैंक बीच में क्या करता है, इंटरवेन करता है। तो ये बात भी क्या है, सही है। तो आंसर जो बनेगा क्या है, ए, बी एंड ई, बोल दो 4। आगे, व्हाट आर द मेजर फैक्टर दैट लेड टू कैपिटल राशनिंग। कैपिटल राशनिंग क्या होता है, पहले तो ये बताओ। कैपिटल राशनिंग का मतलब होता है एक प्रोसेस है थ्रू विच जिसमें कंपनी डिसाइड करती है हाउ टू एलोकेट देयर कैपिटल अमंग डिफरेंट प्रोजेक्ट, कि हम किस तरीके से जो है अपनी कैपिटल को अलग अलग प्रोजेक्ट में लगाएं, गिवन दैट देयर रिसोर्स आर नॉट लिमिटलेस, कि उनका रिसोर्स जो है लिमिटलेस नहीं है। इसका मतलब जो है वो क्या है, लिमिटेड है, अपने पास में पैसा जो है वो क्या है, लिमिटेड है। मेन एम हमारा ये होता है कि हम लोग जो अपने आरओआई को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज, ठीक है। तो कौन सा मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग कैपिटल राशनिंग करते हैं। कैपिटल राशनिंग का मतलब क्या, हम यहां पे डिसाइड करते हैं कि पैसा किस जगह पे लगा जिससे हमारा आरओआई जो है वो क्या इंक्रीज हो। उसके मेजर जो फैक्टर है वो क्या है, सबसे पहला फैक्टर जो आ रहा है वो है क्या, देखो, इम्परफेक्शन ऑफ द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट अगर क्या इम्परफेक्ट है, बिल्कुल सही बात है सर। अगर कैपिटल मार्केट आपके परफेक्ट नहीं है, सभी नॉलेज आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, कैपिटल राशनिंग करोगे और अपना पैसा वहीं लगाओगे जहां पे आपको रिटर्न क्या आएगा, ज्यादा। तो ये भी सही है। फिर रिलक्टेंस टू ब्रोडन द इक्विटी शेयर बेस फॉर द फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, अगर आपको ये लगता है, ध्यान देना, अगर आपको लग रहा है कि अगर आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो आपको लॉस हो सकता है, तो उस केस में भी आप क्या करते हो, कैपिटल राशनिंग करोगे। आप देखोगे कि किस कंपनी में डेट का पोर्शन क्या है, इक्विटी का पोर्शन क्या है। ये भी सही है। इनएबिलिटी टू मैनेज, अगर आपको लगता है कि आप जो है वो क्या है, मतलब फॉर्म जिसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर वो क्या है, इनेबल है मैनेज करने में, तो उस केस में भी हम कैपिटल राशनिंग करते हैं। यस। डेफिशिएंसी इन द मार्केट इंफॉर्मेशन व्हिच माइट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अगर आपको ये लगता है कि मान लो मार्केट इंफॉर्मेशन में क्या है, डेफिशिएंसी है, मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे भी आप लोग जो भी पैसा लगाओगे बहुत ही कैपिटल राशनिंग के बेस पर लगाओगे, मतलब सोच समझ के लगाओगे कि वो पैसा हमारा वेस्ट ना हो। ये बात भी सही है। इनएफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल मार्केट, एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल मार्केट, सर इनएफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल मार्केट का तो हम करते हैं अगर कैपिटल मार्केट आपके एफिशिएंट है, तो वहां पे कैपिटल राशनिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी, डी बोले तो 4। चलो आगे, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द बैंकिंग। बैंकिंग रिगार्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सिलेक्ट करना था। बैंकिंग रिगार्डिंग देखो एक बार क्या है, एक मिनट को देख ही लिया था तुमने। पहला, चैन बैंकिंग क्या होता है, चैन बैंकिंग इंडिकेट करता है इट इज ए फॉर्म ऑफ बैंकिंग कार्टेल, ठीक है, स्मॉल फॉर्म से वो एक कार्टेल बना लेंगे दैट अकर व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल एटलीस्ट 3 बैंक, कम से कम 3 बैंक को जो वो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, जो इंडिपेंडेंटली क्या चार्टेड है। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। पैन नंबर जो जरूरी है, अगर आप 50,000 रुपए से ऊपर पैसा जो डिपॉजिट करो कमर्शियल बैंक में, तो पैन नंबर जरूरी है। यस। डिटेक्ट, अगर मान लो कभी भी जो है वो क्या हो गया, काउंटरफिट को जाली नोट जो है पाया गया, एक पर्सन आपके बैंक के अंदर आए और पैसा जमा करवाने के लिए, और आपने जब उस गिन रहे थे पैसे को, तो वहां पे जाली नोट पाया गया, तो उस केस में क्या होगा, अपॉन डिटेक्शन ऑफ द काउंटरफिट नोट एट द काउंटर द बैंक कैन इंपाउंड, तो बैंक जो है वो इंपाउंड कर सकता है, वो तो जब्त कर लेगा आपके नोट को और उसके बदले में इशू रिसिप्ट आपको इशू कर देगा। तो ये बात भी क्या है, सही है। इंटरेस्ट रेट जो है ऑन बैंक कंट्रीब्यूशन टू द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज फिक्स्ड बाय नाबार्ड, नहीं सर ये बैंक रेट के जरिए फिक्स होता है, तो ये गलत है। आरबीआई एक्ट जो है 1934 वो प्रोहिबिट करता है, क्या वो रोक लगाता है फॉर मेकिंग और इशूइंग द प्रोविजनरी नोट एक्सेस टू बी पेबल टू द बियरेट्स देयर ऑफ, नहीं सर आरबीआई जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उसके अंदर कुछ कंडीशन दे रखी है, लेकिन वो भी जो है वो रोक नहीं लगाता। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए, बी, सी, ये सही है। आगे, मैचिंग करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, दो तरह के रेशियो जो है वो लिक्विडिटी रेशियो और एक स्टेबल फंडिंग रेशियो हम लोग जो पढ़ते थे अपने बेसल नंबर 3 में। तो जो आपका नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो है ये मैच करता है किससे, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो जो जुड़ा हुआ है बेसल नंबर 3। इनोवेटिव परपेचुअल डेट, अगर इनोवेटिव परपेचुअल डेट की बात करेंगे तो ये है आपका टायर 1 में। टाइम मैच्योरिटी गैप होता है किसमें, जब एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करते हैं तो वहां पे टाइम मैच्योरिटी गैप निकल के आएगा। रिस्क वेटेड एसेट सारी की सारी जो अनसिक्योर्ड एसेट्स है वो आएंगे टायर नंबर 2 के अंदर। तो आंसर जो बनेगा 18 का वो क्या आएगा, फर्स्ट। आगे,
प्राइसिंग ऑफ द हाउसिंग लोन, अगर मान लो आप जो है हाउसिंग, कोई पर्सन आपसे जो हाउसिंग लोन लेने आए और आप उसको जब इंटरेस्ट रेट आप कुछ निकाल के दोगे तो इंटरेस्ट रेट का कंपटीशन कैसे होगा? तो प्राइसिंग ऑफ द हाउसिंग लोन बाय द कमर्शियल बैंक में फॉलो द फॉलोइंग स्टेप इन द लॉजिकल सीक्वेंस। सबसे पहले जो है वो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्रेडिट असेसमेंट करेंगे कि वो पर्सन जिसको आप लोन देने की सोच रहे हैं, हाउसिंग लोन देने की सोच रहे हैं, क्या वो रीपे भी कर देगा या नहीं। तो पहले पे डी। जब आपने क्रेडिट असेसमेंट जो वो कर लिया, क्रेडिट असेसमेंट करने के बाद अब आप क्या करोगे, आप एप्लीकेशन करोगे एमसीएलआर को, जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट होता है, आप वो लगाओगे। पहले चलता था बीपीएलआर, फिर आया बेस रेट और फिर आ गया एमसीएल। तो आज की डेट में जिस रेट के बेस, मतलब जो एक बेस रेट आपके पास में अवेलेबल, जिसके बेस पर आप इंटरेस्ट रेट को फिक्स करते हो, वो है आपका क्या, एमसीएलआर। फिर आप अप्लाई करोगे किसको, एमसीएलआर। एमसीएलआर मतलब बेस रेट आपने अप्लाई कर दिया। बेस रेट के अप्लाई करने के बाद अब आप जो है वो क्या करोगे, अब आप स्पेसिफाई करोगे स्प्रेड को, कि आप कितना अपना उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना चाहते हो। बी, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद में अब आप जो है वो क्या करोगे, फिर प्राइस को डिटरमाइन, कंपेटिटिव प्राइस डिटरमिनेशन करोगे और बैंकों का भी रेट देख लोगे ए, और आखिरी में जो है उनके बेस पर ये सब इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए लास्ट में आप कोट कर दोगे प्राइस टू द बोरोवर, फिर लास्ट में आएगा ई। तो आंसर जो बनेगा DCBA ई, बोले तो 4। चलो जी आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, इनमें से कौन सा जो है सब्सिडरी आरबीआई का? एनएचबी पहले सब्सिडरी था लेकिन अब इसको फुली ओन कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और नाबार्ड ये भी पहले सब्सिडरी था लेकिन अब इसको ओन कर लिया किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। आज की डेट में जो है वो फुली ओन सब्सिडरी जो है आरबीआई का ओनली कितना है, 5। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, क्या ये सब्सिडरी आरबीआई का? नो सर। डीआईसीजीसी, यस ये सब्सिडरी है। बीआरबीएन एमपीएल जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये भी जो है वो आरबीआई का क्या है, सब्सिडरी है। बाकी आपको जो मैंने रिवीजन वीडियो डाला था वहां पे मैंने बता भी दिया था कि आरबीआई का फुली ओन सब्सिडरी जो है कौन कौन सा है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, डी एंड ई। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट। आपको बता दूं, पहला एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट एक मैकेनिज्म है जो एड्रेस करता है रिस्क अराइजिंग ड्यू टू मिसमैच ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर हम यही देखते हैं कि अगर कोई भी जो है वो रिस्क अराइज हो गया ड्यू टू मिसमैच, एसेट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, लायबिलिटी अगर ज्यादा हो गया, तो इसकी वजह से कुछ रिस्क जो है अराइज हो जाएगा। उस रिस्क की वजह से ही आपका जो है ये एसेट और लायबिलिटी में जो मिसमैच की वजह से जो है वो क्या आता है, आपका एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट जो है वो राइज होता है। तो ये आपका क्या है, करेक्ट है। एनपीए मस्ट बी रिटर्न ऑफ, एनपीए को उसी साल आप राइट ऑफ कर दोगे एज लॉस इन द फाइनेंशियल ईयर इन विद द एनपीए आइडेंटिफाई, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, जिस दिन एनपीए आइडेंटिफाई हो गया उसके बाद में उससे प्रोविजनिंग के नॉर्म्स बनते हैं, ना कि उसको आप सीधा पहले साल में क्या करने के राइट ऑफ। तो ये क्या है आपका, गलत हो गया। आगे, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व इंक्लूड करते हैं इन द कैपिटल ऑफ द बैंक, टायर 2 के अंदर। अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व जो है वो आप कहते हैं टायर 2 के अंदर, ये बात एकदम क्या है, सही है। बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर, ऐसा होता है क्या सर? एफडी जो है वो 10-10 साल की भी होती है, तो ये तो बात क्या है, गलत है। हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जो है वो टायर 2 के अंदर आते हैं, यस ये बात क्या है, सही है। तो आंसर जो बनेगा किसका, ए सी एंड ई, ए सी ई बोले तो 4। आगे, द सेफ्टी मार्जिन जो डेट इंश्योरर मस्ट मेंटेन करके चलता है, क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर को, उसको बोलते हैं क्या, जो सेफ्टी मार्जिन उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सोल्वेंसी मार्जिन। क्या बोलते हैं, सोल्वेंसी मार्जिन। आगे, व्हाट हैज बीन द प्राइमरी मोटिव ऑफ द सेंट्रल बैंक अराइजिंग इंटरेस्ट रेट इन द रीसेंट टाइम, प्राइमरी मोटिव जो है सेंट्रल बैंक का वो क्या है, ठीक है। प्राइमरी मोटिव ऑफ द सेंट्रल बैंक राइजिंग इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक जो है वो अगर इंटरेस्ट रेट को लगातार क्या करे, बढ़ा रहा है, तो उसके क्यों बढ़ा है, उसके पीछे का जो मेन मोटिव है वो क्या है, तो मेन मोटिव है हम लोग जो है वो इन्फ्लेशन को जो है वो रोकना चाह रहे हैं। तो बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को क्या करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, जिससे मनी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट जो है वो मतलब जो इन्फ्लेशन है वो भी धीरे धीरे, डिमांड, मनी सप्लाई कम, डिमांड कम, तो उसकी वजह से जो रेट है वो प्राइस जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो आंसर जो है वो है टेमिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 पिलर, बेसल नंबर 2 के 3 पिलर कौन कौन से हैं? 3 पिलर थे। पिलर नंबर 1 था आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, यस। इसका सुपरवाइजरी रिव्यू, ये भी आपका जो है वो पिलर था, यस। लीवरेज, नो। मार्केट डिसिप्लिन, ये भी आपका जो है वो क्या था, आपका पिलर था। तो 3 पिलर जो हैं वो कौन कौन से, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड द मार्केट डिसिप्लिन। तो आंसर जो बनेगा 24 का वो क्या, 3rd। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन जो आप के लिए है होमवर्क वो है ये, सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग को इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑन द फॉलोइंग पॉलिसी, सेंट्रल बैंक के द्वारा वो ऐसी वो कौन सी पॉलिसी है जो इशू की गई है जिसके कारण जो है देश के अंदर सेविंग, देश के अंदर इन्वेस्टमेंट, देश के अंदर कंज्यूमर स्पेंडिंग जो वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। उस पॉलिसी का नाम आपको जो है वो बताना है, ठीक है। हालांकि थोड़ा क्लू दे दो, सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी इशू करता है बेसिकली वही पॉलिसी कौन सी है जो हमने अभी पढ़ा भी था लास्ट क्लास के अंदर, जो हमने रिवीजन वीडियो लगाया था यूट्यूब पे भी डाला है, चैप्टर नंबर अपना 3rd, तो वो देख लेना थोड़ा सा, ठीक है ना जी। चलो ये हो गया अपने 25 क्वेश्चन।
इसको आप लोग कीजिए और करने के बाद फिर आपको इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम पे जो अपना पेड चैनल है वहां पे मैं डाल दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है उसको आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके हिसाब से क्या है इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कुछ हेल्प मिली है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कमेंट के तौर पे। और दूसरा, अगर आप लोग जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग जून 2023 में या दिसंबर 2023 में जो एनटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट है। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आपको मिलेंगी 4 चीजें। एक तो मिलेगा सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में 20 किताबें, 10 पेपर 1 की 10 पेपर 2 की आपके होम एड्रेस पे आएगा। दिखा दूं थोड़ा सा, इस तरीके की किताब, जैसे बैंकिंग है, ये बैंकिंग का किताब हो गया, ये हमारा जो है यूनिट नंबर 6 का किताब हो गया, ये हमारा जो है यूनिट नंबर 5 स्टैट्स का बुक हो गया। इस तरीके से आपको जो है वो सेपरेट बुक्स मिलेगा, 10 पेपर 1 की 10 पेपर 2 की। इसके अलावा आपको सारे रिवीजन वीडियोस मिलेंगे, इसके अलावा आपको पूरा कंटेंट की वीडियोस मिलेंगी और साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। एमसीक्यूज पीडीएफ में, बाकी कंटेंट सारा आपको हार्ड कॉपी के अंदर मिलेगा। ओके जी सर, तो अगर आप इंटरेस्टेड है नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और बाकी रिवीजन वीडियोस जो है अभी और भी आएंगी, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम टू टाइम पे, ठीक है ना जी सर। चलो एक बार ये करो, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।